बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 नियंत्रण के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, नियंत्रण का अर्थ समझाइए। नियंत्रण से तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है कि संगठन में जो प्लानिंग की गई थी, जो नियोजन किया गया था, उनके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, यह देखना नियंत्रण के अंतर्गत आता है। जो हमने मानक निर्धारित किए थे, उन मानकों के अनुसार हमारे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यह नियंत्रण के अंतर्गत देखा जाता है। यह इस बात का भी आश्वासन है कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है। देखिए, इससे यह भी पता चलता है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, उनको प्राप्त करने के लिए जो संसाधन हमारे संगठन में हैं, उनका सही तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से, कुशलतापूर्वक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अतः नियंत्रण एक उद्देश्यमूलक कार्य है, इसलिए इसे एक उद्देश्यमूलक कार्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, उस सिद्धांत का नाम बताएं जिस पर एक प्रबंधक को विचलन से प्रभावी ढंग से निपटने के दौरान विचार करना चाहिए। कोई एक स्थिति बताएं जिसमें एक संगठन की नियंत्रण प्रणाली अपनी प्रभावशीलता खो देती है। देखिए, वह सिद्धांत है अपवाद द्वारा सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रबंधक को केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण समस्याएं ही बताई जाती है। अन्य जो समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं हैं, उनका निचले स्तर पर ही समाधान कर दिया जाता है। प्रबंधन का सिद्धांत जिसे एक प्रबंधक को विचलन से प्रभावी ढंग से निपटने के दौरान विचार करना चाहिए, अपवाद द्वारा प्रबंधन है। इसमें उसे महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, उसका ही समाधान करना होता है। यह संगठन की नियंत्रण प्रणाली अपनी प्रभावशीलता खो देती है जब मानकों को परिमाणात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब मानक को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो वह अपनी प्रभावशीलता खो देता है। यदि किसी संगठन ने अपना लक्ष्य ये बनाया है कि हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है, अधिक वृद्धि करनी है, लेकिन संख्यात्मक रूप से उसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, तो वह प्रभावशीलता खो देता है। तीसरा प्रश्न है, कोई दो मानक बताएं जो किसी कंपनी द्वारा वित्त और लेखा विभाग के प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। किसी कंपनी द्वारा वित्त और लेखा विभाग के प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए मानकों का उपयोग किया जा सकता है। पूंजी का प्रवाह और पूंजीगत व्यय। एक कंपनी में कितनी पूंजी का प्रवाह हो रहा है, साथ ही पूंजीगत कार्यों पर कितना व्यय किया जा रहा है, इसके द्वारा हम प्रबंधन का मूल्यांकन कर सकते हैं वित्त व लेखा विभाग की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, मानक प्रदर्शन और वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतर को इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए, मानक प्रदर्शन मतलब जो हमने मानक निर्धारित किए हैं, उन मानकों को, और जो वास्तविक प्रदर्शन यानी जो वास्तविक परिणाम जो हमने प्राप्त किए हैं, इनके बीच में अंतर किससे पता चलता है? वह पता चलता है विचलन से। मानक प्रदर्शन और वास्तविक प्रदर्शन के अंतर को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द विचलन है। मानक प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने पर विचलन का पता चलता है। जब हम जो हमारे इच्छित परिणाम थे और जो वास्तविक परिणाम आए हैं, उनमें जब अंतर करते हैं तो हमें विचलन का पता चलता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, नियोजन आगे की ओर और नियंत्रण पीछे की ओर देखना है, टिप्पणी करें। नियोजन मूलतः एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें सोचना, उच्चारण तथा खोज का विश्लेषण एवं लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त कार्यविधि निर्धारित करना सम्मिलित है, जो कि भविष्य के लिए किया जाने वाला कार्य है। देखिए, नियोजन के अंदर भविष्य को देखकर योजनाएं बनाई जाती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जो कि हमें भविष्य में प्राप्त करने हैं, इसलिए इसे भविष्य की ओर देखने वाली क्रिया माना जाता है। जबकि नियंत्रण इस बात की जांच करता है कि क्या निर्णयों को अपेक्षित परिणामों में परिणत किया गया है या नहीं। जो नियोजन में हमने निर्णय लिए थे, जो योजना बनाई थी, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है या नहीं किया गया, इसको देखता है। अतः नियोजन भविष्य में झांकता है, तो नियंत्रण पीछे की क्रिया का अवलोकन करता है। जो हमने पहले कार्य किया है, क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसके अनुसार क्या हम कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको नियंत्रण में देखा जाता है। तो यह पीछे की ओर देखने की क्रिया होती है।
प्रश्न नंबर 2, प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीक के रूप में बजटीय नियंत्रण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। देखिए, नियंत्रण की तकनीक के रूप में बजटीय नियंत्रण पर एक नोट यहां पूछा गया है। देखिए, बजट किसी भी परियोजना के लिए पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं किसी परियोजना के लिए, तो उसके अंदर कितना खर्च होगा यह पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है, और जब वह परियोजना पूरी होती है, कार्य पूरा होता है, तब उसमें कितना बजट लगा है, कितना पैसा लगा है, यह हमें प्राप्त हो जाता है। इससे हम यह पता लगा लेते हैं कि उस कार्य में जितना हमने मानक निर्धारित किया था उससे अधिक या कम बजट खर्च हुआ है। बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत सभी कार्यों का नियोजन पहले से ही बजट के रूप में किया जाता है। जो भी कार्य करने हैं उनका नियोजन बजट के रूप में पहले ही कर लिया जाता है। वास्तविक परिणामों की तुलना बजटीय मानकों से की जाती है, और जो वास्तविक परिणाम आते हैं उनकी तुलना बजटीय मानकों से की जाती है। बजट एक परिमाणात्मक विवरण है जिसका निर्माण भविष्य के लिए तैयार की गई नीतियों का उस समय में अनुगमन करने के लिए किया जाता है, और उस बजट का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। और ये जो बजट निश्चित किया जाता है, यह बजट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित किया जाता है। साथ ही साथ यह परिमाणात्मक विवरण भी होता है, जो कि भविष्य के लिए जब हम योजना तैयार कर रहे हैं, उस योजना को पूरा करने में कितना धन खर्च होगा इसको बताता है। बजट की प्रभावपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि भविष्य के लिए लगाए गए अनुमान कितने सही हैं। बजट लचीला तैयार किया जाना चाहिए। देखिए, बजट प्रभावपूर्ण है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब हमने परियोजना का नियोजन किया था, प्लानिंग की थी, उस समय जो बजट निर्धारित कर दिया गया था, क्या वास्तविक परिणाम भी उसी के आसपास हैं या नहीं है। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया, लेकिन उस परियोजना पर बहुत अधिक 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो यह हमारी क्या है, प्रभावपूर्णता को प्रभावित करता है। यानी हमने बजट का सही तरीके से निर्धारण नहीं किया था। और यही यदि 1 लाख के आसपास रहता है, 1,02,000 रुपए रहता है, मान लीजिए 1,02,000 रुपए, तो इसका मतलब है हमने जो बजट तैयार किया था वो बिल्कुल सही था, वो प्रभावी था, उसके आसपास ही खर्च हुआ है। बजट लचीला तैयार किया जाना चाहिए, और यह लचीला तैयार किया जाना चाहिए, इसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। प्रबंधक को इस बात का सदैव ध्यान रहे कि बजट ही कार्य संपादन का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह तो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। और जो बजट होता है वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र होता है, यह अंतिम पड़ाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बताएं कि प्रबंधन लेखा परीक्षा कैसे नियंत्रित करने की प्रभावी तकनीक के रूप में कार्य करती है। प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य एक संगठन के संपूर्ण निष्पादन की विधिवत समीक्षा से है। देखिए, प्रबंध लेखा परीक्षा कह लें चाहे प्रबंध अंकेक्षण कह लें, यह संगठन के अंदर जो भी निष्पादन हो रहा है उसकी विधिवत रूप से समीक्षा करने का कार्य करता है। इसका उद्देश्य प्रबंध की दक्षता तथा प्रभाविता का पुनरावलोकन करना है। प्रबंध की जो दक्षता है और जो प्रभावपूर्ण तरीके से प्रबंध कार्य कर रहा है उसका पता लगाना इसका लक्ष्य होता है, तथा भविष्य में इसकी कार्य प्रणाली में सुधार करना, और प्रबंधकों द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं यदि उनमें कोई कमी है तो भविष्य के लिए उसमें सुधार करना भी इसका कार्य होता है। प्रबंध अंकेक्षण के द्वारा हम उनके कार्यों में, क्रियाकलापों में सुधार करने का कार्य भी करते हैं। प्रबंध कार्यों के निष्पादन में होने वाली कमियों को उजागर करने में सहायता करता है, और जो प्रबंध अंकेक्षण है यह प्रबंधकीय कार्यों में यदि कोई कमी है तो उसको भी सामने लाने का कार्य करता है, और उस कमी को दूर करने के लिए सुझाव भी प्रदान करता है। इस प्रकार प्रबंध अंकेक्षण एक संगठन की कार्य प्रणाली, निष्पादन तथा प्रभाविता का मूल्यांकन करता है, और इस प्रकार से प्रबंध अंकेक्षण के माध्यम से एक संगठन की कार्य प्रणाली किस प्रकार से प्रबंधक कार्य कर रहे हैं इसका पता करता है, कितना निष्पादन हो रहा है इसका पता चलता है, तथा उसकी प्रभाविता, प्रभावपूर्णता का पता चलता है, उसका मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, श्री अरफाज स्टेशनरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी राइटवेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के उत्पादन विभाग का कार्यभार देख रहे थे। फर्म को एक निर्यात आदेश मिला जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना था, और उत्पादन लक्ष्यों को सभी कर्मचारियों के लिए परिभाषित किया गया। श्रमिकों में से एक भानु प्रसाद लगातार 2 दिन तक अपने दैनिक उत्पादन लक्ष्य से 10 इकाइयां कम रहा।
श्री अरफाज ने भानु प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कंपनी की सीईओ वसुंधरा से संपर्क किया और उनसे उसकी सेवाओं को समाप्त करने का अनुरोध किया। उस प्रबंधन नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या करें जिस पर वसुंधरा को अपना निर्णय लेने के दौरान विचार करना है। देखिए, एक कर्मचारी अपने लक्ष्य से पीछे है, उसकी शिकायत की गई। अब प्रबंधक किस सिद्धांत का प्रयोग करके इस समस्या को हल करता है, यह पूछा गया है। आइए देखते हैं उत्तर। प्रबंधन नियंत्रण का सिद्धांत जिसे सुश्री वसुंधरा को अपना निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए, प्रबंधन द्वारा अपवाद है। इस तकनीक के अनुसार सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास कुछ भी नियंत्रित करने में समाप्त हो सकता है। देखिए, इस तकनीक के अनुसार सब कुछ नियंत्रण करना मतलब हम सब कुछ सारी समस्याओं का नियंत्रण खुद स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। अपवाद द्वारा जो प्रबंधन है, इसके अंतर्गत प्रबंधकों के पास केवल वही समस्याएं पहुंचाई जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिसका निर्णय लेना निम्न स्तर के या निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो। इस प्रकार केवल महत्वपूर्ण विचलन जो अनुमेय सीमा से परे हैं उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। इस मामले में श्री भानु केवल 10 इकाइयों से कम हो गए थे, उन्हें इतने कम विचलन के लिए समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जो श्री भानु हैं उनकी सेवाएं केवल इसलिए समाप्त नहीं की जानी चाहिए कि उन्होंने 10 इकाइयों का कम उत्पादन किया, यह बहुत ही कम है। तो केवल इस छोटे से विचलन के लिए उनकी सेवाओं को समाप्त करना बिल्कुल गलत होगा और इसका जो निर्णय है वह निचले स्तर पर ही कर लिया जाना चाहिए था। इसके लिए प्रबंधक तक यह बात पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने इस अध्याय के लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न किए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।